हेलो। जैसा कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं थर्मोडायनामिक्स। इस चैप्टर में पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल एंड इक्वेशन और देखें एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक प्रोसेस से, थर्मोडायनामिक प्रोसेस से। फर्स्ट पहले हम देखेंगे प्रोसेस क्या होता है। कोई भी सिस्टम होता है, मान लो इसको 1 कहते हैं और ये 2 सिस्टम 2 हुआ। इसमें थर्मोडायनामिक स्टेट प्रॉपर्टी जो होता है पी वी टी, ये इस स्टेट को डिफाइन करता है किस है, और ये P2, V2 एंड T2 डिफाइन करता है। अब इस प्रोसेस इस स्टेट से इस स्टेट पर जाएगा, बहुत सारे पाथ होंगे, यहाँ से यहाँ जाने के बहुत सारे पाथ होंगे। इसी पाथ को कहते हैं प्रोसेस, और ये बहुत सारे तरह हो सकते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है, ये जो प्रोसेस होता है इसमें एनर्जी इंट्रैक्शन होता है, और जो एनर्जी इंट्रैक्शन होता है, एनर्जी इंट्रैक्शन ये 2 फॉर्म में होता है। एक हीट के फॉर्म में होता है क्यू, एक वर्क के फॉर्म में होता है। ये 2 मेथड होता है किसी भी प्रोसेस में एनर्जी को इंटैक्ट करने के लिए। अब देखते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है। क्वासी प्रोसेस कंसिडर्ड एक गैस है जो कि थर्मल और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। एक गैस जो कि थर्मल एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम यानी टेम्परेचर सेम, टेम्परेचर डिफरेंस 0, और मैकेनिकल यानी प्रेशर सेम है, प्रेशर डिफरेंस नहीं है। सराउंडिंग साथ में, विथ सराउंडिंग, थर्मल और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विथ सराउंडिंग। यदि हम कोई सडनली कोई पिस्टन सिस्टम है मानो, यदि सडनली हम प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, ये सडनली मूव करेगा और न्यू पोजीशन पे लाएंगे होगा, और यहाँ पे लाएंगे होगा। ये सडनली मूव करेंगे, प्रेशर ज़्यादा डिफरेंस होगा, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, और ये क्विक मूव करना चाहेगा। इस प्रोसेस में जब जब माइक्रो टाइम के लिए लेंगे तो देखेंगे पहले एसेलेरेट हुआ और फिर डिसलेट हुआ, और ये दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम अचीव हुआ। बट इस दोनों के प्रोसेस में कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं रह रहा है। टेम्परेचर वेरी कर रहा है, प्रेशर वेरी कर रहा है, वॉल्यूम वेरी कर रहा है। तो इस तरह के प्रोसेस को स्टडी करने में बहुत कॉम्प्लिकेशन आता है। इसीलिए हम ऐसा सिस्टम प्रोसेस को स्टडी करना चाहते हैं जहाँ पे कि सब वो थर्मल और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में रहे, ताकि हम को एक प्रॉपर टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम का वैल्यू रहे, ताकि उसको स्टडी करना आसान हो जाता है। इसलिए हम लोग क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को पढ़ते हैं। क्वासी यानी स्टैटिक मतलब क्या होता है, जब अस्थिर। क्वासी यानी एक ऐसा स्टेट जो कि लगभग स्टैटिक लग रहा है, रुका हुआ लग रहा है। कोई ये प्रोसेस ऐसा ताकि एक है एग्जैक्टली नहीं है, लगभग रुका हुआ है, इसीलिए इसको कहते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी स्लो प्रोसेस, इसी को कहते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। यानी ये जो मूवमेंट होगा ये काफ़ी स्लो होगा, ताकि हर एक स्टेट को देखा जाए, काफ़ी इन्फिनाइट टाइम दिया जाएगा। एक यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए, छोटा पार्ट के लिए इन्फिनाइट टाइम दिया जाएगा, ताकि ये हमेशा एक प्रॉपर एक जगह देखा जाए हर एक स्टेट में। इस पाथ में पूरी जो आ रहा है छोटे छोटे के लिए, तो ये थर्मल और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम अचीव में रहे, ताकि टेम्परेचर ज़्यादा डिफरेंस ना हो और हीट ट्रांसफर ना हो, या फिर एक प्रॉपर इजी वे में समझने के लिए और
क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे वो सबको इजी वे में, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं हो, समझा सके। इसीलिए इसको काफ़ी इन्फिनिटली स्मॉल, काफ़ी स्लोली इसको मूव करेंगे। लगभग इसको स्टैटिक मानते हैं हर एक इंटरमीडिएट स्टेट को। इसी को कहते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। इसका एग्जाम्पल एक फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन क्या होता है? एक्चुअली यदि हम कोई एक सिलेंडर है, पिस्टन है, यदि यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट कर दे और इधर कुछ प्रेशर है, तो इधर से कोई रेसिस्ट करने वाला कुछ नहीं रहेगा, तो ये फ्रीली मूव कर पाएगा। इसी को कहते हैं फ्री एक्सपेंशन। एक्सपेंड हो रहा है फ्रीली, इसको कोई रेसिस्ट करने के लिए नहीं है। ये क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस नहीं है, ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। बट हम लोग स्टडी कर लेंगे फॉर आवर कन्वीनियंस। हम लोग ऐसा सिस्टम आइडियलाइज करते हैं प्रोसेस को जो कि काफ़ी स्लो है, इनफैक्टली स्लो प्रोसेस होता है, जो कि हमेशा थर्मल और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में रहता है। कुछ प्रोसेस, यानी यहाँ पे मेन पॉइंट यही है, इनफैक्टली स्मॉल इन स्लो प्रोसेस और ये थर्मल एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का नेचर हुआ। ऐसे नेम से कर रहा है क्वासी, लगभग क्वासी स्टैटिक, लगभग रुका हुआ। कुछ प्रोसेस होता है थर्मोडायनामिक्स जिसको हम पढ़ना होता है, बेस यही है सभी प्रोसेस में। मेन फंडामेंटल जो होता है उसका कॉन्सेप्ट, वो थर्मोडायनामिक्स में यूज होता है, तो उसको समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सा प्रोसेस होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस, हल्का हल्का समझते जाएंगे यहाँ से क्या क्या होता है। आइसो, आइसो मतलब क्या होता है? सेम, यानी इक्वल। आइसो थर्मल में हीट या टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर। तो इस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और फिर कह सकते हैं ये बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है। सेकेंड प्रोसेस आइसो बारिक, सेम आइसो यानी सेम, और बारिक, बार्क किसका यूनिट होता है? प्रेशर का होता है, सेम। और ये यूनिट किसका होता है? प्रेशर का, यानी कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ प्रेशर कांस्टेंट आता है। प्रेशर का यूनिट होता है आइसोबारिक। नेक्स्ट थर्मल प्रोसेस होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है।
नेक्स्ट प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस। यहाँ पर जैसा कि ऑलरेडी हम बता चुके हैं एडियाबेटिक यानी जहाँ पे हीट जीरो होगा सो एडियाबेटिक आती है। यहाँ पे हीट इंट्रैक्शन नहीं होता है, नो हीट इंट्रैक्शन। सिस्टम सराउंडिंग में कोई हीट इंट्रैक्शन नहीं होगा। यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम आइसोकोरिक प्रोसेस में कांस्टेंट वॉल्यूम, सिमिलरली आइसोबारिक में कांस्टेंट प्रेशर, आइसोथर्मल प्रोसेस में कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी इसका याद रखने के लिए कहते हैं तो पी वी एन आर टी होता है। ये आइसोथर्मल यदि कांस्टेंट आता है तो आइसोथर्मल, ये आइसोकोरिक प्रोसेस और ये आइसोबारिक प्रोसेस। अब आइसोथर्मल को हम देखते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस इसमें वही टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल यानी सेम टेम्परेचर आइसोथर्मल यानी टेम्परेचर इज कांस्टेंट during this process is constant। यानी जिस तरफ टेम्परेचर का ग्राफ रहेगा ये कांस्टेंट रहेगा। यदि टेम्परेचर नीचे है तो ये कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये एक तरह से बॉयल्स लॉ को भी फॉलो करता है। जैसे आइडियल ऐसे क्वेश्चन कैसे होता है पी वी एन आर टी, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। यदि इसको हम भी कांस्टेंट रख ले तो क्या रिलेशन आएगा, पी वी इक्वल टू कांस्टेंट। यानी थर्मल प्रोसेस में ये फॉलो होता है, यानी पी वन वी वन इक्वल टू वी टू इक्वल टू कांस्टेंट। यानी कोई भी सिस्टम एक से दो पे जा रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस से, तो यहाँ पे जो P1 V1 है, T तो सेम रहेगा दोनों में T, यहाँ पे P2 V2 और T, यानी इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो P1 V1 होगा वो इक्वल होगा दूसरे स्टेट के P2 V2 का। यहाँ से हम लोग ये भी कर सकते हैं कि प्रेशर वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। यानी प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग को पता है कि होता है Q इक्वल टू डेल यू डब्ल्यू। यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है और ये हमको पता है कि इंटरनल एनर्जी जो होता है फंक्शन होता है टेम्परेचर का। यदि टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा है यानी इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं कर रहा है, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी डेल यू, यानी मतलब इंटरनल एनर्जी फाइनल माइनस इंटरनल एनर्जी इनिशियल, ये जीरो होगा क्योंकि इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ internal energy is function of temperature। सिंस यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा यू जीरो होगा। और ये फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगा डेल क्यू इक्वल टू डब्ल्यू, यानी जो भी हीट दे रहे हैं वो कंप्लीटली वर्क में ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है। हीट इज completely
converted to work, and there is no change in its internal energy. और वर्क इक्वल टू क्या होता है, पी डीवी। वर्क जो होता है पी डीवी होता है। यहाँ पर पता है जैसा कि हम लोग को कि पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी है, तो इंटीग्रेट यदि करना चाहें दोनों साइड, यदि पी को रिप्लेस करते हैं जैसे पी वी कॉन्स्टेंट एन आर पी, ये तो कॉन्स्टेंट था, यानी पी को लिख सकते हैं कॉन्स्टेंट बाई वी। यहाँ पी को रिप्लेस यदि करते हैं वर्क इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाई वी डी वी। कॉन्स्टेंट तो इंटीग्रेशन से बाहर से आ जाएगा और लिमिट लगा देते हैं इनिशियल से फाइनल जो वॉल्यूम जा रहा है, कॉन्स्टेंट बाहर करते हैं और ये हो गया डी वी बाई वी। इसका इंटीग्रेशन को पता है कि एल एन वी होता है, यानी कॉन्स्टेंट एल एन वी इनिशियल फाइनल। कॉन्स्टेंट का था एन आर टी और ये वी फाइनल बाई वी इनिशियल। ये वर्क का ऐसे थर्मल प्रोसेस में फॉर्मूला हो गया। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से हम लोग को सब कुछ आ गया, क्योंकि इंटरनल एनर्जी ऑलरेडी पता है कि जीरो होगा चेंज इंटरनल एनर्जी और हीट इक्वल टू वर्क है। यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला आ गया, यानी हीट वी सी के बराबर है, यानी सब कुछ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आ गया है। इस प्रोसेस यानी कह सकते हैं यदि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो एक्सपेंशन हो रहा है। जब वॉल्यूम इंक्रीज करता है, इफ वॉल्यूम इंक्रीज वर्क पॉजिटिव, ये एक्सपेंशन कहलाता है। जब इस यदि वर्क में ये ज़्यादा बड़ा होगा, यानी वी एफ, यानी वी एफ ग्रेटर देन वी आई, तो एल एन वी एफ बाई वी आई जो होगा, जब ग्राफ देखोगे तो ये ग्रेटर देन 1 होगा, पॉजिटिव होगा, यानी एक्सपेंशन हो रहा है। और जहाँ पर यानी वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है एक्सपेंशन, वैसे भी वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है एक्सपेंशन और वर्क पॉजिटिव हो रहा है। और जब वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो कंप्रेशन हुआ और यहाँ पर वर्क निगेटिव होगा, ये कंप्रेशन, इन गैस को हम दबा रहे हैं और वहाँ गैस, यहाँ वर्क डन बाय द गैस होगा, डन बाय गैस, और यहाँ पर वर्क डन ऑन द गैस। गैस को कंप्रेस करने के लिए हम लोग को गैस पे वर्क करना होगा ना, वर्क डन ऑन गैस। और जब पर हम लोग वर्क कर रहे हैं यानी वर्क नेगेटिव हुआ, हम लोग उस पर दे रहे हैं, गैस तो नहीं कर रहे। गैस एज ए गैस को सिस्टम यदि मानते हैं तो उस पर तो कोई काम कर रहा है, वो एनर्जी ले रहा है, यानी उसके लिए तो नेगेटिव हुआ। यदि वो खुद कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है अंदर से, तो वो पॉजिटिव होगा। और दूसरी तरह से यदि हम बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कि गैस absorb heat and does work, and does work यानी
ये पॉजिटिव होगा, ये एक्सपेंशन हुआ, और गैस रिलीज हीट एंड वर्क डन ऑन गैस नेगेटिव कंप्रेशन। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, एब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ रिलीज हो रहा है, वर्क किया जा रहा है, इस पे किया जा रहा है ऑन, यहाँ पॉजिटिव वर्क, यहाँ नेगेटिव वर्क, यहाँ एक्सपेंशन, यहाँ कंप्रेशन। यदि कोई ग्राफ लेते हैं यदि पीवी का, तो एक्सपेंशन में क्या होगा, ये से जाएगा, वॉल्यूम पहले इतना था, अब बढ़ के इतना हो गया, ये एक्सपेंशन। और कंप्रेशन में ग्राफ जब यदि ड्रॉ करेंगे कैसा होगा, वॉल्यूम घटना चाहिए, ये वॉल्यूम यदि, तो वॉल्यूम घटेगा, ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है, यानी वॉल्यूम घट रहा है यानी कंप्रेशन हो रहा है। हम लोग नोटिस करते हैं कभी कभी, छोटा सिलेंडर जो होता है गैस का, उसमें जब बड़ा सिलेंडर से गैस डाला जाता है, जैसे ऊपर से रख डालते हैं ना, देखते हैं क्या, ये स्पेस, ये इसका उतना प्रेशर नहीं रहता, इसमें खाली रहता है स्टार्टिंग में, तो एक्सपेंड होता है, गैस आता है, एक्सपेंड हो गया इसमें, एक्सपेंड होने के कारण देखते हैं क्या, इसका जो ऊपर से लेयर है पूरा भीग जाता है, क्योंकि ये ठंडा होने लगता है, और जब ठंडा होने लगता है, कूल होने लगता है, बाहर में जो मॉइस्चर होता है इसमें कॉन्टैक्ट में आकर वो वाटर ड्रॉपलेट बनने लगता है, इसीलिए ये जब गैस डलाते हैं तो लगता है जैसे भीगा भीगा हुआ है, और टच करने पे वो ठंडा ठंडा आता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है यानी वो हीट को ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है बाहर का हीट को, इसीलिए वो ठंडा ठंडा लगता है, हम हाथ रख रहे हैं, हमारा हीट ले रहा है, इसलिए हम लोग ठंडा फील होता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस को हम समझते हैं, वो है एडिएबेटिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, एडिएबेटिक प्रोसेस, एडिएबेटिक प्रोसेस। जैसा कि नाम में ही है एडिएबेटिक, यानी यहाँ पर हीट का इंट्रैक्शन सिस्टम और सराउंडिंग से नहीं होगा, नो इंट्रैक्शन ऑफ हीट विथ सराउंडिंग, यानी डी क्यू जो होगा यहाँ पे जीरो होगा। और फर्स्ट लॉ के हिसाब से क्या होता है, डी क्यू डी यू डब्ल्यू, सिंस यहाँ पर हीट कोई ट्रांसफर नहीं होगा सिस्टम से, जीरो है, एंड वर्क इजकल टू माइनस डेल यू, ये इस डेरिवेटिव प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics for adiabatic process, यानी जो भी वर्क होगा वो इंटरनल एनर्जी को डिस्टर्ब करेगा, यदि ये पॉजिटिव हो रहा है यानी इंटरनल एनर्जी घटेगा, यानी इफ वर्क इज डन, वर्क यदि पॉजिटिव है तो इंटरनल एनर्जी घटेगा, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। एक तरह से कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी वर्क कर रहा है, जो वर्क एनर्जी चाहिए होता है वो इंटरनल एनर्जी से आ रहा है, यदि वर्क नेगेटिव है यानी इधर नेगेटिव यानी ये पॉजिटिव होगा, यानी वर्क जो दिया जा रहा था वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी।
ये एक ध्यान देने वाली चीज़ है, यहाँ डेल क्यू 0 है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। यदि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता तो इंटरनल एनर्जी भी 0 होता। यहाँ पर डेल क्यू 0 है, ना कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये कन्फ्यूजन हो जाया करता है, इसलिए इसको ध्यान रखना। यहाँ पर जो इक्वेशन होता है आइडियल गैस का इक्वेशन, वो पी वी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। यानी कोई सिस्टम 1 से 2 पे जा रहा है, तो यदि यहाँ पे P1 है, V1 है, T1 है, P2, V2, T2 है, तो P1 V1 पर पावर गामा बराबर होगा P2 V2 पर पावर गामा से। ये कांस्टेंट रहेगा। ये कांस्टेंट रहेगा। यानी अब इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए वर्क निकालना होगा, और वर्क का तो फॉर्मूला मालूम है, पीडीवी होता है। यानी मानो ये एक एडियाबैटिक कंप्रेशन है जो कि 1 से 2 जा रहा है। P1 V1 T1 P2 V2 T2 वर्क इसको तो पता होता है, P टीवी होता है। यहाँ पर P को रिप्लेस करेंगे ऊपर जो इक्वेशन दिया हुआ उससे। यहाँ से P को लिख सकते हैं कांस्टेंट बाय V पे पावर गामा। दोनों साइड इंटीग्रेट यदि करते हैं होल वर्क के लिए, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट बाय V पे पावर गामा dV। और हाँ, गामा होता है वो रेशियो होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, Cp बाय Cv। सिंस यहाँ पर जनरली हम हाइड्रोगैस पढ़ते हैं, यानी एयर का लेते हैं हम लोग Cp और Cv। गामा आइडियल गैस के लिए लेते हैं 1.67। ड्राइव कर रहे थे हम लोग वर्क किसके लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। ये वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 2 तक जाएगा। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा, कांस्टेंट को बाहर ला सकते हैं, लिखते हैं कांस्टेंट इंटीग्रेशन dv बाय v पावर गामा v1 से v2 और v इनिशियल से v फाइनल। इसको इंटीग्रेट पावर गामा है, इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट v पर पावर माइनस गामा की कोई नीचे था +1 और माइनस गामा +1 v1 से v2। ये कांस्टेंट, ये पार्ट भी कांस्टेंट हो गया क्योंकि गामा का वैल्यू फिक्स है, 1 का वैल्यू फिक्स है। इसको लिख सकते हैं कांस्टेंट 1 माइनस गामा। और यहाँ पर जब इंटीग्रेशन लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो हो जाएगा 1 बाय v2 पावर गामा -1 माइनस लोअर लिमिट v1 पावर गामा -1। यदि कांस्टेंट जो ऊपर था इसको अंदर लाते हैं, क्या था कांस्टेंट, p1 v1 पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। यानी यहाँ लाते हैं यदि
तो रिस्पेक्टिव 1 और 2 को, तो कांस्टेंट 1 माइनस गामा P1 B1 पावर गामा बाय 2 था, ये 2 अपर लिमिट B2 पावर गामा -1 माइनस P1 V1 पावर गामा बाय V1 पावर गामा -1। ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस ऊपर पार्ट आ जाएगा, यानी गामा माइनस ब्रैकेट गामा -1, तो गामा गामा कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा कांस्टेंट 1 माइनस गामा। अच्छा, यहाँ तो कांस्टेंट हम लिख चुके थे ऑलरेडी, यहाँ कांस्टेंट नहीं होगा। यानी P2 V2 माइनस P1 V1 और P2 V2 इक्वल टू NRT होता है, यानी 1/1 माइनस गामा NRT2 माइनस NRT1, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, बाहर ले आएंगे कांस्टेंट एन रखो, और 1 माइनस गामा T2 माइनस T1, और यदि गामा -1 करते हैं तो ये चेंज हो जाएगा NR गामा -1 T1 माइनस T2। ये फाइनल वर्क का इक्वेशन हो गया। सिंस यहाँ Q 0 है, यदि वर्क का इक्वेशन आ गया तो ये तो इंटरनल एनर्जी की चीज़ बराबर है, न्यूमेरिकली वैल्यू वर्क एडिवेटिव प्रोसेस के लिए होता है NR गामा -1 P1 V1 माइनस P2 V2 और NR गामा -1 T1 माइनस T2। जब वर्क पॉजिटिव होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, नेगेटिव होगा, और जब वर्क एडिवेटिव प्रोसेस में नेगेटिव होगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा, उल्टा होगा दोनों, और वर्क जो है का वैल्यू इतना होगा, चेंज इंटरनल एनर्जी का भी वैल्यू इतना होगा, बस नेगेटिव आएगा। इससे पहले बता चुका है प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट, यानी ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। सिंस वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को यदि हम रिकॉल करें तो होता है एल क्यू इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू, और डब्ल्यू इक्वल टू होता है पी डी वी इन चेंज इन वॉल्यूम। सिंस ये जीरो है, वर्क भी यहाँ जीरो हो जाएगा, यानी क्यू इक्वल टू डेल यू हो जाएगा, यानी कह सकते हैं हीट absorbed by the gas is entirely used to increase the internal energy। यहाँ पे जितना भी हीट दिया जाएगा कोई वर्क नहीं करेगा, कंप्लीटली जो हीट दिया जाएगा वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा। और यहाँ पर Q जो होता है इस केस में वो होता है, सिंस यहाँ पर कॉन्स्टेंट सी जो है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे है, यानी सी वी होगा, एन मोल के लिए एन सी वी डी टी, यानी इक्वल टू सेम डेल क्यू भी होगा,
del u del change. नेक्स्ट प्रोसेस जो हम लोग पढ़ेंगे और लास्ट है वो है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, आइसो यानी सेम, बारिक, बार किसका होता है यूनिट, प्रेशर का, सेम, और ये बारिक से क्या हम समझते हैं, प्रेशर को, यानी सेम प्रेशर, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट इन दिस प्रोसेस। इन वर्क जो फर्स्ट और थर्ड से अप्लाई करते हैं तो डेल्टा क्यू डेल्टा यू डब्ल्यू, यहाँ पर वर्क जो है पीटी भी होगा, यानी पी वी टू माइनस वी वन, यानी जो हीट हम लोग देंगे वो कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा और कुछ हीट जो है वो वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, या और उल्टा कर सकते हैं, यदि कुछ वर्क करते हैं तो कुछ इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा और कुछ हीट के फॉर्म में जनरेट होगा। और यहाँ पर हीट जो होगा, सिंस यहाँ कांस्टेंट प्रेशर है, यहाँ पर एन मोल के लिए सी पी कांस्टेंट प्रेशर के कारण डेल टी, यानी यहाँ पर हमको क्यू पता चल गया, डब्ल्यू पता चल गया, तो डेल यू भी पता चल जाएगा, यानी तीनों पार्ट पता चल गया। अब एक कॉन्सेप्ट होता है साइक्लिक प्रोसेस। नाम सजेस्ट करता है साइक्लिक, यानी कंप्लीट राउंड, यानी कोई सिस्टम स्टेट 1 से 2 जा रहा है, फिर वापस 2 से 1 आ जा रहा है, यानी सेम पॉइंट पे, तो उसी को कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। यानी इनिशियल स्टेट पे फिर से रिटर्न हो जाएगा, सिस्टम रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट, जहाँ से चला था वहीं वापस आ गया। सिंस हमको पता है इंटरनल एनर्जी जो है वो पॉइंट फंक्शन है, यानी इस पॉइंट के लिए इंटरनल एनर्जी फिक्स है और इस पॉइंट के लिए इंटरनल एनर्जी फिक्स है। जब ये जाके वापस इसी पॉइंट पे आ गया, यानी इंटरनल एनर्जी सेम होगा, यानी डेल्टा यू इसके लिए 0 होगा, यानी यू इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल, सेम पॉइंट पर, यानी यहाँ पर यू फर्स्ट के लिए है, यानी चेंज इंटरनल एनर्जी 0 होगा, इनिशियल फाइनल इंटरनल एनर्जी सेम होगा क्योंकि सेम पॉइंट के लिए है। यानी इस प्रोसेस में जो भी हीट देंगे फर्स्ट लॉ के हिसाब से डेल यू डब्ल्यू, सिंस ये 0 हो गया है, यानी जो भी हीट देंगे वो वर्क में ट्रांसफॉर्म होगा और जो भी वर्क करेंगे वो हीट में ट्रांसफर होगा। इस तरह से प्रोसेस वाला पार्ट खत्म हुआ है। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, यदि कुछ डाउट हो रहा है तो कमेंट में अपना राय रखें, हम हमेशा कमेंट रीड करेंगे और उसका नेक्स्ट क्लास में अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे उस टॉपिक को जिसको डाउट हो रहा होगा जिसमें। तब तक के लिए बाय, थैंक्स।